हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम अपने टीसीएस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। हमारा जो मेन सेक्शन रह रहा है वो कंप्यूटर सेक्शन रह रहा है। इससे पहले जो हमारे पास जो टीसीएस के प्रीवियस जो क्वेश्चंस थे अलग अलग जो एग्जाम में पूछे गए थे वो मैं आपको प्रैक्टिस करवा चुका हूँ। तो आज हम अपना नेक्स्ट जो सेट है उसको चेक कर लेते हैं। आज का यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर नेविगेशन एंड फाइंड एंड रिप्लेस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आर फिल इन द ब्लैंक एंड फिल इन द ब्लैंक रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे बात करिए कि शॉर्टकट आप एक आपको नेविगेशन का चाहिए, दूसरा आपको फाइंड एंड रिप्लेस का चाहिए। और कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि नेविगेशन को हम क्या बोलते हैं, जब भी आप कोई चीज़ आपको फाइंड करनी है ना, ढूंढनी है, तो ढूंढने के लिए एक सेक्शन होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, नेविगेशन सेक्शन बोल देते हैं। ये नेविगेशन आपको कहाँ पे देखने मिलेगा, जो हमारे लेटेस्ट वर्ड की वर्जन हैं वहाँ पे जब आप कंट्रोल एफ यूज़ करते हो तो एक साइड में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे एक पैन ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप उस चीज़ को सर्च कर सकते हो जो आपको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर सर्च करना है। तो इसी जो पैन को, इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, नेविगेशन पैन बोल देते हैं। और वही यहाँ पे एग्जाम पूछा गया है कि नेविगेशन पैन या फिर कोई चीज़ अगर आप फाइंड करनी है उसकी शॉर्टकट कमांड प्लस आपकी फाइंड एंड रिप्लेस, मतलब एक तो आप उस चीज़ को ढूंढना चाहते हो, साथ ही साथ क्या करना चाहते हो, आप उसमें कुछ चेंज करना चाहते हो या फिर उसको आप टोटली रिप्लेस करना चाहते हो। तो इसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कमांड यूज़ करते हो? तो देखो, फाइंड के लिए हम कंट्रोल एफ का यूज़ करते हैं और रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए हम कंट्रोल एच का यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब है हमारा सेकंड यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, काफ़ी बार आपको समझाया भी था। और कल जैसे मैंने काफ़ी बच्चों को होमवर्क भी दिया था, है ना, जैसे मतलब कल मैंने होमवर्क दिया था तो काफ़ी बच्चों ने उसका राइट आंसर दिए हैं। एक तो जैसे कंट्रोल के मैंने पूछा था किसके लिए होता है, तो बता दिया था सभी ने, सर हमारा हाइपरलिंक का होता है कंट्रोल के। ओके, बाकी देखो और कौन-कौन सी शॉर्टकट कमांड्स आती हैं जो आपको याद होनी चाहिए एग्ज़ाम से पहले। तो एक सेंटर की काफ़ी बार पूछी जाती है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बेसिकली हमारे पास एमएस वर्ड है, उसमें पूछा जाता है कि अगर आपको किसी कंटेंट को या फिर किसी टेक्स्ट को सेंटर में लेके जाना है ना? मान लेते हैं कोई कंटेंट है, चाहे कोई टेक्स्ट है, उसको आपको क्या करना है, सेंटर में लेके जाना है या फिर सेंटर अलाइन्ड उसको बोल देते हैं। तो उसके लिए आप कौन-सी शॉर्टकट कमांड यूज़ करते हैं? तो सर उसके लिए हम कंट्रोल प्लस ई का यूज़ करते हैं। वैसे ही मैंने आपको बताया था, क्या बताया था आपको, अगर आपको अपना कोई कंटेंट जस्टिफाई करना है, ओके, जस्टिफाई का मतलब क्या होता है कि वो अपने लेफ्ट एंड राइट से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे मैंने बताया था ना, जैसे मैंने एग्जांपल लेके मैंने आपको बताया था कि जब आप अपना कंटेंट लिखते हो, एक तो सेंटर आता है, दूसरा आता है जस्टिफाई। तो सेंटर क्या करता है, वो एग्जैक्टली मान लेते हैं सेंटर के बीच में आता है कि यहाँ पे इन दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब क्या होगा, वो सेंटर में होगा, टोटली सेंटर में होगा। किसके सेंटर में होगा, जो आपका डॉक्यूमेंट होगा। और दूसरी तरफ मैंने आपको एग्जांपल लिया था कि अगर मान लेते हैं आपने कोई अपना एक टेक्स्ट लिखा है, वो क्या एक तरीके से, अगर आप उसको सेंटर में देखते हो तो वो सेंटर में ऐसे आएगा, दिस इज माई बुक, ऐसे करके आएगा। तो वो सेंटर में कुछ इस टाइप का आएगा, मान लेते हैं वो सेंटर में ऐसे आएगा। पर जब हम उसको जस्टिफाई की तरीके से देखते हैं, तो जस्टिफाई इसको क्या करता है, वो सेंटर से कंसीडर नहीं करता है, वो लेता है लेफ्ट और राइट से। वो बोलता है लेफ्ट हैंड साइड से भी मेरा उतना ही गैप रहना चाहिए जितना मेरा राइट हैंड साइड से गैप होना चाहिए। दिस इज़ माई बुक। तो वो क्या करता है, एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं उनको ऐड कर देता है। तो जैसे मान लेते हैं कि लेफ्ट साइड पे इतना स्पेस था जस्टिफाई के लिए, तो राइट में भी वो इतना ही स्पेस लेगा। अब इसका मतलब क्या है कि सेंटर क्या करता है, वो सेंटर से अपनी पोजीशन देखता है, ठीक है? वो अपना कंटेंट है उसको सेंटर से क्या करता है, एडजस्ट करता है। पर जस्टिफाई क्या करता है, वो लेफ्ट और राइट साइड को कंसीडर करता है कि लेफ्ट साइड से मेरा कंटेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और राइट साइड में मेरा कंटेंट कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है या फिर खत्म हो रहा है। तो इन दोनों के बीच को क्या करता है, वो एडजस्ट करने का काम करता है। मतलब ये बोलता है कि मैं स्टार्ट करूँगा कि मुझे सबसे लास्ट में मुझे जाना है, और लेफ्ट वाला बोलता है कि मुझे सबसे लेफ्ट में जाना है। बीच वाले को बोलता है कि आप देख लो आपको कितना हिसाब से स्पेस लेना है, जिस हिसाब से आप हमारे साथ एडजस्ट हो पाओ। तो इसको हम बोलते हैं जस्टिफाई करना। वो क्या करता है, लेफ्ट एंड राइट को क्या करता है, कोनों को अपने हिसाब से कंटेंट को एडजस्ट करने का काम करता है। इसको जब आप प्रैक्टिकली यूज़ करके देखोगे तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। बाकी सेंटर क्या करता है, बेसिकली अपने आप को सेंटर रखने की ट्राई करता है। वो देखता है कि मुझे ये नहीं देखना है कि लेफ्ट कितना है, राइट कितना है, मुझे जस्ट एग्ज़ैक्टली सेंटर पे रहना है। बस इसका ये फंडा होता है। बाकी इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया जस्टिफाई की, वही आगे कंट्रोल प्लस क्या होती है बेटा, हमारे पास जे होती है जस्टिफाई की। बाकी कंट्रोल वाई हमारी रीडू की होती है। अब देखो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है आपके पास, एक तो हार्ड पेज ब्रेक या फिर पेज ब्रेक के बारे में पूछा जाता है। कई बार हार्ड पेज ब्रेक लिखा होता है, कई बार लिखा होता है पेज ब्रेक। तो चाहे कुछ भी लिखा होगा, जैसे मान लेते हैं मैं आपसे बोल लूँ कि अगर आपको क्या करना है, हार्ड पेज ब्रेक करना है, तो इसके लिए बेटा आप मुझे बताओ कौन-सी शॉर्टकट कमांड का आप यूज़ करोगे? तो आप बोलेंगे सर जब आपको कोई पेज ब्रेक करना है बीच में से, बेस मतलब एक्चुअली में कोई ब्रेक तो होता नहीं है, पर होता क्या है कि आप
उस सेक्शन के बाद अगले पेज के ऊपर चले जाते हो। सपोज़ कर लो इसका मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं कि मैंने अपना अपना एक डॉक्यूमेंट बनाया एमएस वर्ड का। ये मेरा नंबर आ गया पेज नंबर 1। यहाँ पे मैंने अपना कुछ कंटेंट लिखा। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा एक्स्ट्रा जो पेज बच गया है, जो मेरा ये वाला स्पेस खाली बच गया है, मैं चाहता हूँ इसके अंदर कुछ भी ना लिखूँ मैं, और मैं सिर्फ़ अगले पेज पे चला जाऊँ। इसके बाद मैं कहाँ पे चला जाऊँ? अपने पेज नंबर 2 के ऊपर चला जाऊँ। तो इसके लिए मैं कौन-सी शॉर्टकट कमांड यूज़ करता हूँ? सर, इसके लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस एंटर का। और कंट्रोल प्लस एंटर को ही हम क्या बोल देते हैं सर? हम हार्ड पेज ब्रेक बोल देते हैं कि यहाँ पे क्या था, ये हमारा पेज था, इसको मैंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। इसके आगे मैंने कुछ नहीं लिखा और मैं कहाँ चला गया सर, अपने अगले पेज के स्टार्टिंग में चला गया। तो इस चीज़ को बोला जाता है हार्ड पेज ब्रेक, और ये कहाँ कब आता है? जब आप यूज़ करते हो शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस एंटर का। बाकी देखो, कई बार पेज ब्रेक लिखा होता है, कई बार हार्ड पेज ब्रेक भी लिखा होता है। तो जो मर्ज़ी लिखा होगा, आपको कांसेप्ट समझना है कि वर्क कैसे करता है और क्या इसका मतलब होता है। तो आई होप आपको इसका मतलब अब क्लैरिफ़ाई हो गया होगा कि होता क्या है हार्ड पेज ब्रेक। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। बाकी देखो, बेसिक चीज़ें मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ। कंट्रोल ए हमारा सेलेक्ट ऑल करने के लिए करते हैं। कंट्रोल एफ मैंने बता दिया नेविगेशन के लिए। जैसे कंट्रोल एन दे रखा है, ये अगर आपको कोई न्यू डॉक्यूमेंट अगर ओपन करना है, उसके लिए आप यूज़ करते हो। इसके अलावा देखो और क्या-क्या चीज़ें बन जाती हैं, जैसे हमारे पास कंट्रोल एक तरीके से ये पूछा जाता है कि आपका कंट्रोल एच क्या है, तो ये हमारे पास फाइंड एंड रिप्लेस के लिए आ जाता है। बाकी कंट्रोल लेफ्ट कंट्रोल मतलब कंट्रोल एल पूछा जाता है, किसके लिए होता है बेटा? लेफ्ट अलाइन के लिए होता है। कंट्रोल आर पूछा जाएगा तो ये आपका राइट अलाइन के लिए होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको करवाई थी। बाकी देखो और क्या चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम रेलेवेंट बन जाती हैं। एक तो इसी से पूछा जाता है कि अगर हम वेब ब्राउज़र की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एमएस वर्ड की तो बात मैंने कर दी, पर कई बार क्या होता है वेब ब्राउज़र की भी ना शॉर्टकट कमांड पूछ ली जाती है। तो वेब ब्राउज़र में मैक्सिमम जो हमारी गूगल क्रोम होती है उसी की पूछी जाती है, या फिर कुछ ऐसी कमांड है जो कॉमन होती है सभी में। जैसे एक सबसे कॉमन कमांड कौन-सी है? F5। तो F5 क्या करती है? बेसिकली जो आपका पेज होता है उसको रिफ्रेश करती है। पेज कौन-सा? आपका वेब पेज। वेब पेज को क्या करती है बेटा? ये रिफ्रेश करती है। ये एक बार एग्ज़ाम पूछा जाता है। बाकी यही चीज़ मैं आपसे घुमा के पूछूँ, मैं आपको बोलूँ कि अगर आपको क्या करना है, करंट वेब पेज को क्या करना है, रिफ्रेश करना है। क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है, चाहे आप F5 का यूज़ करो, चाहे आप क्या यूज़ करो, कंट्रोल प्लस आर का यूज़ करो। दोनों काम क्या करते हैं सर? दोनों पेज ब्रेक का ही काम करते हैं, मतलब पेज रिफ्रेश करने का ही काम करते हैं। पर देखो, एग्ज़ामिनर पे डिपेंड करता है, वो F5 पूछ सकता है फंक्शन की, या तो वो शॉर्टकट कमांड पूछ सकता है कंट्रोल प्लस आर। तो नॉर्मल बोलेगा पेज रिफ्रेश के लिए, तब कंट्रोल आर आप यूज़ करते हो। अब देखो इसमें क्या है इम्पोर्टेंट है, और उसको आपको बॉक्स में लिखना है। क्या इम्पोर्टेंट लिखना है आपको कि सर अगर हमसे कल को पूछ लिया कि आपको क्या करना है, हार्ड पेज रिफ्रेश करना है। ठीक है? एक होता है हार्ड पेज को आपको क्या करना है, रिफ्रेश करना है। अब इसका मतलब क्या होता है, जब आप हार्ड पेज रिफ्रेश करते हो तो इसमें जो भी टोटल कोड होता है ना आपका एचटीएमएल का कोड, वो टोटल क्या होता है, चाहे वो एचटीएमएल का है, चाहे वो जावास्क्रिप्ट का कोड है, जो एक तरीके से आपके वेब पेज के ऊपर आपको कोड मिलता है, वो टोटली एक तरीके से क्या होता है, रिफ्रेश होता है। तो हार्ड पेज रिफ्रेश के लिए आप कौन-सी यूज़ करते हो? आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर का यूज़ करते हो। ये आपने नोट करके लेना, इम्पोर्टेंट टर्म है और ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ओके, हार्ड रिफ्रेश के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर का आप यूज़ करते हो। तो ये कुछ डाटा होता है जो एग्ज़ाम रेलेवेंट बनता है। इनको क्या करना है, आपने अच्छे ढंग से कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। और हार्ड पेज रिफ्रेश तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो डेवलपर वगैरह होते हैं या फिर जो प्रोग्रामर वगैरह होते हैं, उनको इसका पता होता है कि अगर उनको कोई कोड जो होता है, जो उनके हिसाब से काम नहीं करता है, तो वो क्या करते हैं, उसको एक तरीके से हार्ड रिफ्रेश करने का काम करते हैं। तो ये डाटा था जो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ इम्पोर्टेंट था, आपका रिवाइज़ हो गया सारी चीज़ें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताना है यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन-सी है। तो फर्स्ट दे रखा है, इन ऑर्डर टू चेंज ऑटोकरेक्ट सेटिंग इन एमएस वर्ड, यू गो टू व्यू में जाएँगे, फिर विंडोज़ में जाएँगे, फिर स्प्लिट के अंदर जाएँगे। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। क्योंकि जब आप बात करते हो ना किसकी, ऑटो करेक्ट की, तो ऑटो करेक्ट सर हमें मिलता है क्या है, बेसिकली आप देखते हो अपनी एमएस वर्ड, जब आप एप्लीकेशन कभी देखोगे ओपन करके, तो आप देखोगे सर हमारे पास एक ऑप्शन होता है यहाँ पे। कौन-सा ऑप्शन होता है? फाइल का, जिसको हम फाइल मेनू बोलते हैं। फाइल के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, हमारा होम आ जाता है ना? उसके बाद इंसर्ट आ जाता है। तो जो आपका ऑटो करेक्ट की जो सेटिंग्स होती हैं, वो आपको कहाँ मिलती हैं बेटा? वो आपको फाइल मेनू के अंदर मिलती हैं। होता है क्या, जब आप फाइल मेनू के अंदर जाते हो, तो वहाँ पे अलग-अलग हमें क्या मिल जाते हैं, सेक्शंस मिल जाते हैं। चाहे आपको फाइल को सेव करना है, सेव एज़ करना है ना? इसके अलावा आपको मतलब फाइल को प्रिंट करना है, वो भी आपको वहाँ मिल जाता है। तो ये सारे ऑप्शन आपको कहाँ मिल जाते हैं? फाइल मेनू के अंदर मिल जाते हैं। उसी में एक ऑप्शन होता है, क्या उसका नाम होता है? उसका नाम होता है ऑप्शंस। आप क्या जाते हो, उस ऑप्शंस टैब के अंदर जाते हो।
जैसे आप फाइल मेनू के ऊपर अंदर क्लिक करते हो, तो उसके पास क्या होते हैं, अलग-अलग सेक्शंस होते हैं। क्या-क्या सेक्शन होते हैं कि आपको क्या करना है, न्यू क्रिएट करनी है या कोई फाइल अगर आपको ओपन करनी है, कोई फाइल अगर आपको सेव करनी है, चाहे आपको सेव एज़ करना है, ये सारे ऑप्शन आपको कहाँ मिल जाते हैं, आपके फाइल मेनू के अंदर मिल जाते हैं। तो ऐसे जाओगे तो लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलता है, उसका नाम क्या होता है, ऑप्शंस। ओके, तो जैसे आप ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करोगे, तो आप कहाँ पे चले जाओगे, आप एक अलग एक तरीके से सेक्शन के ऊपर चले जाओगे। तो वो अलग सेक्शन कौन-सा होगा आपका, एक पूरा का पूरा सेक्शन होगा जहाँ पे अलग-अलग आपको क्या मिल जाएँगे, ऑप्शंस मिल जाएँगे। ठीक है? यहाँ पे अलग-अलग ऑप्शंस मिलते हैं। तो इन्हीं में से एक ऑप्शन मिल जाता है प्रूफिंग का। ओके, तो ये एक्चुअल में क्या है, पूरा स्टेप है कि कहाँ पे आपको ऑटोकैड की सेटिंग्स मिलती हैं। तो आप फाइल के अंदर जाएँगे, फाइल के अंदर हमारे पास अलग-अलग ऑप्शंस होते हैं, तो उसमें हमें एक ऑप्शन मिलता है नीचे जैसे जाके ऑप्शंस का। तो जैसे हम ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास अलग-अलग सेटिंग्स खुल जाती हैं, उसमें से एक सेटिंग होती है प्रूफिंग की। तो बे सर जैसे हम प्रूफिंग ओपन करते हैं तब हमारे पास क्या होता है, प्रूफिंग के अंदर हमें ऑप्शन मिल जाता है जो हमें चाहिए होता है। क्या ऑप्शन चाहिए होता है हमें? ऑटो करेक्ट का ऑप्शन, कि अगर मुझे ऑटो करेक्ट को एक तरीके से ऑन करना है या फिर मुझे उसमें कुछ चेंज करना है, तो वो मैं कहाँ पे जाके करूँगा? देखो कितना लंबा रास्ता है। फ़ाइल के अंदर जाएँगे आप, फ़ाइल के अंदर ऑप्शंस के अंदर जाएँगे, ऑप्शन के बाद आप प्रूफिंग के अंदर जाएँगे, प्रूफिंग के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा एक, ऑटो करेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ऐसे करके होता है जो पूरा का पूरा जो एक रास्ता होता है जो किसके लिए चलता है, जब आपको ऑटो करेक्ट की सेटिंग्स अगर आपको चेक करनी है। ये आपको तभी चीज़ें समझ आएँगी जब आप इसको क्या करोगे, प्रैक्टिकली देखोगे भी। जब आपने ये चीज़ समझ ली है ना अभी, आप इसको क्या करेंगे, जैसे आप एमएस वर्ड की एप्लीकेशन अगर ओपन करके देखेंगे, तो आप इसको प्रैक्टिकली वहाँ पे जाके देखेंगे। बाकी देखो सारी स्टेटमेंट बाकी करेक्ट है, क्योंकि स्पेल एंड ग्रामर मैंने आपको बताया था कौन सी कमांड यूज़ करते हैं आप, F7 का यूज़ करते हैं। वैसे ही मैंने दूसरा बताया था थीसिस का, शिफ्ट प्लस F7 आप यूज़ करते हैं। ओके, इसके अलावा जैसे आइकन जो हमारे पास ये दे रखा है आइकन ना यहाँ पे, किसको दिख नहीं रहा है तो उसको ऐसे देख लो थोड़ा, ऐसे करके लिखा है यहाँ पे एबीसी और नीचे यहाँ पे इसने टिक किया है। तो जो ये हमारा आइकन होता है, ये क्या होता है, बेसिकली रिव्यू टैब का ही होता है। और इसका मोटिव क्या होता है, बेसिकली ये आपको बताने का काम करता है कि आपका जो स्पेलिंग एंड ग्रामर का है, इगर अगर आपको इसको चेक करना है तो उसको इसके लिए आप इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, है ना? और इसकी शॉर्टकट कमांड तो आपको पता ही है, हम सर F7 का यूज़ करते हैं। बाकी देखो थीसिस क्या कमांड, थीसिस की मैंने आपको शॉर्टकट कमांड पता नहीं कितनी बार बताई है, कौन-सी होती है? शिफ्ट प्लस F7 होती है ना? काफ़ी बार आपने कर ली है इसको। बाकी थीसिस का मतलब ही क्या होता है कि अगर आपको सिनोनिमस या फिर एंटोनिमस अगर चेक करने हैं एक वर्ड के, जैसे बोलते हैं ना हम कि एक मिलते-जुलते वर्ड उसको हम सिनोनिमस बोल देते हैं और एक वर्ड के जो अपोज़िट वर्ड्स होते हैं, उनको हम एंटोनिमस बोल देते हैं। है ना? तो वो अगर आपको चेक करनी है तो उसके लिए आप थीसिस का यूज़ करते हो। तो ये हमारे पास एमएस वर्ड की सारे जो डाटा होता है एग्ज़ाम रेलेवेंट बनता है। अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था, इसका मतलब है हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। बाकी देखो एमएस वर्ड में और क्या-क्या चीज़ें हैं जो काफ़ी ट्रेंडिंग में है और काफ़ी पूछी जाती हैं। तो ये पूछा जाता है कि जो आपका मेल मर्ज होता है ऑप्शन एक, है ना? मेल मर्ज मैं आपको बताया था ना, जब आपको क्या करना पड़ता है, एक साथ मल्टीपल यूज़र्स को एक ही मेल अगर भेजनी होती है, तो उसके लिए हमारे पास वर्ड में ऑप्शन होता है कौन-सा? मेल मर्ज ऑप्शन। तो मेल मर्ज ऑप्शन आपको या फिर फीचर आपको कहाँ पे मिलता है? सर ये हमें हमारा मेलिंग एक टैब होती है। याद रखना है मेलिंग हमारी एक क्या होती है? टैब होती है। उसके अंदर हमें क्या मिल जाता है? कौन-सा ऑप्शन मिलता है हमारा? मेल मर्ज ऑप्शन मिलता है। ये आपने याद रखना है। बाकी देखो अगर हम बात कर लेते हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट 365 दे रखा हो, चाहे वर्ड 2007 दे रखा हो, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होती है? बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्स होती है। पर ये भी आपने नोट रखना है कि सर अगर हमारे 2007 के पहले वाले, जैसे मान लेते हैं वर्ड 2003, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होगी? इसकी होगी सर .doc। इसमें एक्स नहीं होता है, बस आपने ये नोट करना होता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले भी समझाई हैं। बस आपकी रिवीजन के लिए, ताकि आपके माइंड में ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ही बैठ जाएँ। ओके, बाकी देखो और क्या-क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में रेलेवेंट बनती हैं। अगर हम बात कर लेते हैं कि जैसे पावर पॉइंट की बात कर लेते हैं, है ना? पावर पॉइंट में मैंने क्या चीज़ आपको बताई थी कि जैसे वेब ब्राउज़र का मैंने बताया था, F5 से आप क्या करते हो? रिफ्रेश करते हो। पर अगर यही बात मैं अगर आपको पावर पॉइंट से पूछ लूँ, तो पावर पॉइंट में F5 क्या करता है? सर ये हमें एक तरीके से स्लाइड्स को स्टार्ट करने का काम करता है। जब आप अपनी स्लाइड शो बनाते हो ना, अगर आपको उसको क्या करना है, स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करने के लिए आप कौन-सी कमांड का यूज़ करते हो? शॉर्टकट कमांड का F5 का यूज़ करते हो। तो आप अभी आपका एक होमवर्क रहेगा, एक फर्स्ट होमवर्क, कि अगर आपको करंट स्लाइड से क्या करना है, अपनी पावर पॉइंट स्टार्ट करनी है। करंट स्लाइड से आपको क्या करनी है, अपनी पावर पॉइंट जो प्रेज़ेंटेशन है ना, ठीक है, मैं उसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पीपीटी को क्या करना है आपको, स्टार्ट करना है। पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन को अगर आपको स्टार्ट करना है, कहाँ से करना है? करंट स्लाइड से। तो इसके लिए आप कौन-सी शॉर्टकट कमांड का यूज़ करते हो? ये आपका रहेगा आज का फर्स्ट होमवर्क।
ये आप मुझे सारे नीचे कमेंट करके बताएँगे, ठीक है? अच्छा लगता है कि काफ़ी बच्चे कमेंट करते हैं। इससे ऐसा होता है कि जितना आप नॉलेज शेयर करते हो उतना ही क्या होता है आपके ही चीज़ ध्यान में वो चीज़ें रहती हैं लॉन्ग टर्म के लिए, है ना? ठीक है, तो चलो हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इन एमएस एक्सेल 365 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज़ ट्रू फॉर नेमिंग वर्कशीट? तो अगर आपको किसी को नाम देना है तो उसमें आपको बताना है कौन-सा जो ऑप्शन है यहाँ पे सही है। तो फर्स्ट दे रखा है द वर्कशीट नेम कैन कंटेन मोर देन 31 कैरेक्टर। देखो मोर देन 31 कैरेक्टर नहीं हो सकते हैं। हमने क्या पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम लिमिट होती है उसकी 31 कैरेक्टर। जब भी कोई फ़ाइल का नेम देते हैं ना, जैसे मान लेते हैं कि मैंने अपनी कोई एक्सेल की अपनी फ़ाइल बना दी, है ना? इसका फ़ाइल का नाम मैंने रख दिया एबीसी, तब तो ठीक है, तब तो ये इसको उठा लेगा, है ना? पर मान लेते हैं मैंने कर दिया एबीसीडी ऐसे करके कर दिया ज़ेड तक, या फिर ज़ेड के बाद फिर से मैंने क्या कर दिया एबीसीडी ऐसे करके स्टार्ट कर दिया। मतलब फ़ाइल का नेम था वो मेरा कितने कैरेक्टर लंबा हो गया, मान लेते हैं चला गया मेरा 32 कैरेक्टर्स। तो ये मुझे क्या दे देगा, जब मैं इसको सेव करने की ट्राई करूँगा तो मुझे क्या दे देगा कि मैं इस फ़ाइल को सेव नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं सेव कर सकता हूँ? क्योंकि जो मेरे पास एक्सेल है, एक्सेल की जो फ़ाइल है अगर मुझे उसको सेव करना है, तो उसको सेव करने के सिर्फ़ मैं 31 कैरेक्टर को ही यूज़ कर सकता हूँ। अप टू मैक्सिमम 31 कैरेक्टर को मैं यूज़ कर सकता हूँ। इससे ज़्यादा लंबा मैं कैरेक्टर नहीं क्या कर सकता हूँ, सेव कर नहीं कर सकता हूँ या फिर यूज़ नहीं कर सकता हूँ। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी यहाँ बेटा गलत हो जाएगी। सेकंड देख लो क्या दे रखा है द वर्कशीट नेम कैन नॉट कंटेन एनी ऑफ द फॉलोइंग। देखो जब भी हम बात करते हैं नेम की, ये मैंने आपको बताया था इसमें ये सिंबल नहीं आते हैं। ना तो फॉरवर्ड स्लैश आता है, ना ही बैकवर्ड स्लैश आता है, ना ही क्वेश्चन मार्क आता है, ना ही एस्ट्री का सिंबल आता है, ना ही कोलन का सिंबल आता है, ना ही तो ओपनिंग ना ही तो क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट के सिंबल आते हैं। तो ये सारे के सारे सिंबल नहीं आते हैं। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे गलत हो जाएगी। ओके, बाकी देखो यहाँ पे थर्ड दे रखा है यहाँ पे द वर्कशीट कैन बी नेम्ड एज अ हिस्ट्री, कि जो हमारे पास वर्कशीट होती है वो क्या होती है कैन बी। देखो वर्कशीट का नाम आप क्या कर सकते हो, हिस्ट्री दे सकते हो। तो ये आपने याद रखना है कि जो हमारे पास हिस्ट्री क्या है, एक रिजर्व्ड वर्ड है। ये क्यों नहीं दे सकते हो, क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ पहले बताई थी कि बेटा जब हम कोई एक अपनी एप्लीकेशन बनाते हैं ना, उसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नॉर्मल नहीं रखते हम, ठीक है? उनको हम क्या करते हैं, उनको रिज़र्व कर देते हैं ताकि मुझे अगर फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी, मुझे कुछ काम करना होगा अपने प्रोग्राम के ऊपर या फिर अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसे वर्ड हैं जो अपने लिए रिज़र्व करके रख लूँ, ताकि मैं उसके ऊपर मुझे याद रहे कि मुझे अगर कुछ चीज़ चेंज करनी है, तो मुझे कहाँ पे जाके चेंज करनी है। तो वैसे ही क्या होता है कि जब हम हिस्ट्री बात करते हैं कीवर्ड की, तो जब भी फ़ाइल नेम आपको देना है, तो आप हिस्ट्री फ़ाइल नेम नहीं दे सकते हो, ये आपने याद रखना है। क्योंकि हिस्ट्री क्या होती है, एक हमारे पास कीवर्ड की तरह काम करता है। एक्सेल में क्या होता है, ये हमारे पास एक कीवर्ड होता है। तो एक्सेल कन्फ्यूज़ हो जाता है कि आप हिस्ट्री कीवर्ड की बात कर रहे हो कि हिस्ट्री क्या बात कर रहे हो, तो पर वो एक्सेल क्या समझता है हिस्ट्री को, वो अपना एक कीवर्ड समझता है। तो आपने याद रखना है कि हिस्ट्री क्या होता है, एक रिज़र्व्ड वर्ड होता है। बेसिकली हमारे पास ना एक्सेल में एक ऑप्शन होता है, क्या ऑप्शन होता है? ट्रैक चेंज करने का। जैसे हम देखते हैं ना रिव्यू के अंदर क्या आता है हमारे पास एक ट्रैक चेंज करके ऑप्शन आता है, जब आप कभी देखोगे ध्यान से, तो ट्रैक चेंजेस में क्या होता है, वो देखता रहता है आपकी हिस्ट्री को। वो क्या देखता है? आपकी हिस्ट्री देखता रहता है। जैसे आप ट्रैक चेंज ऑप्शन इनेबल कर देते हो, तो उससे होता क्या है, जैसे मान लो आपने कुछ भी अपना चीज़ चेंज करी है, तो जब आपने ऑप्शन यूज़ किया ट्रैक चेंज का, तो ट्रैक चेंज क्या करता है, एक अपनी फ़ाइल बना लेता है, अलग से फ़ाइल में जो आप काम कर रहे हो ना, उसी की एक कॉपी यहाँ पे बनाता रहता है। वो देखता रहता है, अच्छा सर आपने यहाँ पे ये काम कर दिया। और मान लो कि अगर मैंने हिस्ट्री फ़ाइल रखी ही नहीं होती, तो ट्रैक चेंज को लगता कहाँ से पता कि मैंने क्या-क्या चीज़ें हिस्ट्री में चेंज करी हैं। मतलब थोड़े टाइम पहले मैंने क्या-क्या अपनी फ़ाइल में एडिटिंग की है, तो उसको कैसे लगता पता। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमैटिकली तभी बनाई गई होती हैं, ताकि यूज़र को सहायता मिल सके इन द एंड। तो हिस्ट्री क्या करती है, जो ट्रैक चेंजेज़ होते हैं उसको अपने अंदर स्टोर करने का काम करती है। तभी हम हिस्ट्री का अलग से फ़ाइल नेम नहीं दे सकते, क्योंकि हिस्ट्री फ़ाइल एक्चुअल में कौन यूज़ करता है, हमारा ट्रैक चेंजेज़ उसको यूज़ करता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो रिलेवेंट होती हैं। बाकी देखो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे कि सर ये हमारा हिस्ट्री क्या होता है, एक रिज़र्व वर्ड होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैन लिखा था तो इसको यहाँ पे आता कैन नॉट, तब ये करेक्ट होता, तो पर यहाँ पे ये क्या है इनकरेक्ट यहाँ पे स्टेटमेंट है। बाकी देखो इसके अलावा और क्या हो जाता है, फिर न लास्ट में रखिए द वर्कशीट कैन बी नेम्ड एज़ एबीसी। देखो वर्कशीट को आप नेम दे सकते हो जैसा मर्ज़ी, नेम से कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको रिज़र्व कुछ वर्ड होते हैं, आपको उनको नहीं यूज़ करना होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे फोर्थ हमारा क्या बन जाएगा, स्टेटमेंट करेक्ट बन जाएगी।
अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका मतलब है हमारे पास कौन-सा बन जाएगा? सेकंड यहाँ पे ऑप्शन ठीक बन जाएगा कि जो हमारे पास फोर्थ स्टेटमेंट है सिर्फ़ वही हमारी ठीक है, बाकी सारी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे क्या गलत है। अब देखो क्या एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ वर्कशीट का जो नेम होता है वो कितना हो सकता है? सर मैक्सिमम 31 हो सकता है ना? इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ। अच्छा हाँ, मैंने यही बात करी तो एक चीज़ एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट नेम होता है ना, फर्स्ट वर्कशीट का, वो क्या होता है? जैसे आप देखते हो ना कभी भी आप अपनी एक्सेल की फ़ाइल ओपन करोगे, तो आपको क्या होता रहता है यहाँ पे क्या होती है आपकी वर्कशीट होती है ना? मैक्सिमम तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी 3 ही होती हैं, सिर्फ़ 2019 को छोड़ के। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जो हमारे पास एक्सेल 2019 है या फिर 365 है, उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ़ शीट 1 ही होती है, 1 ही शीट होती है। पर जब अगर हम बात कर लेते हैं वर्ड 2007 और मतलब एक्सेल 2007, चाहे एक्सेल 2010, 2021 जो मर्ज़ी है, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कितनी शीट्स होती हैं हमारे पास? 3 शीट्स होती हैं। और यही पूछ लिया जाता है कि जो सबसे स्टार्टिंग की जो शीट होती है उसका नाम क्या होता है? तो इसका नाम क्या होता है बेटा? शीट 1। और यही एग्ज़ाम में पूछा गया था कि जो आपके पास डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है? क्या होता है? डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ द फर्स्ट वर्कशीट। तो इसका नाम क्या आ जाएगा बेटा? आपका आ जाएगा शीट 1 कि सर शीट 1 होती है इसकी डिफ़ॉल्ट क्या तरीके से आपकी वर्कबुक की जो शीट होती है उसका डिफ़ॉल्ट वर्कशीट का क्या नाम होता है? जो फर्स्ट फर्स्ट वर्कशीट होती है उसका डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? शीट 1 हमारा होता है। ये आपने याद रखना है। और वही अगर मैं आपसे पूछूँ अरे इससे मिलते-जुलता सर और क्या क्वेश्चन बनता है? मान लेते हैं आपके पास शीट 1 थी, है ना? और आप चाहते हो कि आपको एक और नई शीट ऐड करनी है, ठीक है? ऐड अगर आपको ये क्या करनी है? एक न्यू शीट ऐड करनी है। न्यू वर्कशीट अगर आपको ऐड करनी है, क्या करनी है बेटा? आपको ऐड करनी है। तो सर हाँ, आपने हमें इसके लिए एक शॉर्टकट कमांड बताई थी। क्या बताई थी बेटा मैंने आपको? मैंने बोला था बेटा आपको जब आपको नई वर्कशीट ऐड करनी है तो आप क्या यूज़ करोगे? शिफ्ट प्लस F11 का यूज़ करोगे। समझ आता है? एक क्वेश्चन के बाद हमारे कितने क्वेश्चंस बनते हैं। ये सारा अगर आप सीक्वेंस में पढ़ते हो ना तो आपको ये लॉन्ग टर्म के लिए याद रहता है। ठीक है? रटवाने के लिए तो मैं जैसे सारे बोलते हैं कि क्वेश्चंस कर लिया खत्म हो गया है ना, आगे बढ़ते हैं। तो उससे बेटर है कि मैं धीरे-धीरे करवाऊँ, जैसे करवाऊँ वो आपके मन में बैठ जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए। जैसे आप एग्ज़ाम में उसको देखो तो आपको वैसे ही वो क्वेश्चन क्या माइंड में स्ट्राइक कर जाए। ठीक है? तो ये अभी तक कुछ डाटा है इसको क्या करना है आपने नोट करके लिख लेना है। बाकी इसके अलावा कुछ और डाटा होगा तो मैं धीरे-धीरे आपको करवाता रहूँगा ना, क्योंकि धीरे-धीरे जितना आप नॉलेज लोगे ऑब्वियसली इन द एंड क्या होता है, आपका पूरा का पूरा बेस तैयार हो जाता है प्लस आपको इतनी समझ आ जाती है कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया होता है उसको हमें कैसे टैकल करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इन एमएस वर्ड 365 क्लिपबोर्ड अलो अस टू कॉपी टू। ठीक है, कॉपी अप टू हम कितना कर सकते हैं? देखो ये चीज़ मैंने आपको वैसे भी समझाई थी, अगर आपको आपने मेरे प्रीवियस वीडियोज़ देखे होंगे, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमारा क्लिपबोर्ड में हम कितने आइटम्स रख सकते हैं, मैक्सिमम 24 आइटम्स रख सकते हैं। ये मैंने आपको कितनी बार समझाया भी था और लिखवाया भी था कि इसको आप मस्ट लिख लेना अपनी कॉपी पे। तो कितने होते हैं यहाँ पे 24 आइटम्स होते हैं। बाकी मैंने ये भी बताया था कि चाहे 24 आइटम होते हैं और ये भी पूछा जाता है कि आप क्या-क्या इसमें स्टोर कर सकते हो। जो आपका क्लिपबोर्ड होता है ना, उसमें क्या स्टोर कर देते हो। तो क्लिपबोर्ड एक्चुअल में कई बच्चों को पता ही नहीं होता क्या है। जैसे मान लेते हैं आपकी जो मेन मेमोरी होती है या फिर रैम होती है ना, तो रैम का ही कुछ हिस्सा क्या बना दिया जाता है, क्लिपबोर्ड बना दिया जाता है। अब सर क्लिपबोर्ड हम इसको क्यों बनाते हैं? क्योंकि बेटा ऐसा होता है कि हमें कभी कोई चीज़ कॉपी एंड पेस्ट करनी पड़ती है। तो आप कहीं न कहीं तो कॉपी करोगे ना? कहीं न कहीं तो उस कॉपी चीज़ को स्टोर तो करोगे ना? तो जो भी कॉपी आप चीज़ स्टोर करते हो, वो कहाँ स्टोर होती है? वो आपकी रैम के अंदर एक अपनी मेमोरी हमने दी होती है, उस मेमोरी का नाम क्या होता है? क्लिपबोर्ड। तो आप क्या करते हो? उसमें उसको जाके स्टोर करते हो और बाद में जहाँ पे आप चाहते हो, आप उसको वहाँ पे पेस्ट कर देते हो। और यही चीज़ एग्ज़ाम में एक बार पूछी गई थी कि जो आपका क्लिपबोर्ड होता है या फिर आपकी जो मेमोरी होती है रैम के अंदर, जो किसके लिए दी गई होती है, क्लिपबोर्ड के लिए दी गई होती है, उसके अंदर आप किस टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हो? तो सर उसके अंदर हम सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं। क्या-क्या स्टोर कर सकते हैं? कोई भी टेक्स्ट डाटा है उसको हम स्टोर कर सकते हैं, है ना? कोई न्यूमेरिकल डाटा है उसको हम स्टोर कर सकते हैं। चाहे हमारे पास कोई फ़ोटोज़ वगैरह हैं, है ना? इसको हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। किसके अंदर? हमारे सर क्लिपबोर्ड के अंदर। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डाटा होता है। बाकी देखो एक चीज़ पूछी जाती है कि ऐसी कौन-सी शॉर्टकट कमांड है जो कट करती है? ठीक है? कट की शॉर्टकट कमांड पूछी जाती है, तो वो क्या होती है आपके पास कंट्रोल प्लस एक्स। वहीं अगर कॉपी की पूछी जाए तो वो क्या होती है कंट्रोल प्लस सी होती है ना? वहीं अगर पेस्ट की पूछी जाए तो पेस्ट की क्या होती है सर हमारे पास कंट्रोल प्लस अभी होती है। ओके? तो कल को जैसे अगर आप कॉपी करोगे,
सपोज़ कर लो अगर आप मोबाइल में कॉपी करते हो, चाहे अपने लैपटॉप में कॉपी करते हो, चाहे आप अपने कंप्यूटर में कॉपी करते हो, तो अब आपके माइंड में ये चीज़ आनी चाहिए कि अच्छा सर हमने जब कॉपी किया, तो कॉपी होने का मतलब क्या है? जैसे मान लेते हैं आपने क्या किया, आपका ये मोबाइल है, आप क्या चाहते हो, आपका मोबाइल के अंदर फ़ोल्डर नंबर 1 है, मान लेते हैं फ़ोल्डर ए है, आपने क्या किया, अपने मोबाइल का जो ए फ़ोल्डर के अंदर कोई मूवी पड़ी थी, ठीक है? इस मूवी का नाम है मूवी 1, तो मूवी 1 को आपने क्या किया, इसकी एक कॉपी बनाई, कॉपी बनाने के बाद आपने फ़ोल्डर बी के अंदर इसको क्या कर दिया यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि इसकी एक कॉपी यहाँ पे भी चली जाएगी, मूव 1 करके यहाँ पे भी चली जाएगी। अच्छा सर, ये तो हमने कर दिया, अब आप इसको इसको समझाने का मतलब क्या, आप अब क्यों इसको बता रहे हो? अब देखो होता क्या है, जब आपने क्या किया, इसको कॉपी किया, ओके, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आपने क्या किया, इसको क्या किया, इसको कॉपी मतलब मूवी ना समझ के आप इसको फ़ोटो मान लो कि एमओवी 1 क्या है, ये हमारी एक फ़ोटो है। तो सर जैसे मैंने अपनी फ़ोटो को कॉपी किया, अच्छा कॉपी किया, कॉपी होने का मतलब क्या है कि जो मेरी ये फ़ोटो होगी, ये मेरी क्लिपबोर्ड के अंदर चली जाएगी, है ना? क्योंकि जब भी आप कोई आइटम कॉपी करते हो, वो कहाँ जाती है? सर वो हमारी क्लिपबोर्ड के अंदर चली जाती है। मतलब जो हमारी एमओवी 1 है, वो कहीं दूसरी जगह जाने से पहले कहाँ गई होगी? सर वो हमारे क्लिपबोर्ड के अंदर गई होगी। और वैसे ही जैसे हमने इसको बोला कि अगर आपको यहाँ पे इसको पेस्ट करना है, तो जैसे मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया, तो वो मेरी कहाँ से उठ आई होगी? वो मेरी क्लिपबोर्ड से उठकर कहाँ चली गई होगी? मेरी बी फ़ोल्डर के अंदर चली गई होगी। समझ आ गया कैसे काम करता है? जब आपने कॉपी किया, तो कॉपी हो होके वो कहाँ गया? क्लिपबोर्ड के अंदर गया। जैसे आपने पेस्ट किया, तो पेस्ट का क्या मतलब होता है? क्लिपबोर्ड से वो डाटा कहाँ चला गया आपके, जहाँ पे आपको उसको पेस्ट करना था, वहाँ पे वो चला गया। तो ऐसे करके जो होता है पूरा इंटरनल ऐसे सिस्टम वर्क करता है। जितना आप इंटरनली इसको समझोगे, उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, उतना आपको जैसे आप कल को प्रोग्रामिंग अगर मैं आपको पढ़ाऊँगा या फिर अगर आपको मैं समझाऊँगा कोई एग्ज़ाम्पल देके, तो वो आपको ज़्यादा जल्दी क्लियर होंगी एज़ कम्पेयर टू अदर जो बच्चे होते हैं जिनको नहीं आइडिया होता है। क्योंकि वो क्या करते हैं मैक्सिमम चीज़ें रटने का काम करते हैं, तो वो आपने नहीं करना है। बाकी देखो अगर हम बात कर लेते हैं क्योंकि 24 आइटम होती हैं वो तो कौन यूज़ करता है, वर्ड 365 यूज़ करता है। पर अगर हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास पुराने वर्ज़न थे, अगर मैं बात कर लूँ वही एग्ज़ाम्पल लेके आपसे पूछ लिया जाए कि ऑफ़िस अगर आपके पास 2000 है, इसमें कितने आइटम्स आप क्लिपबोर्ड के अंदर डाल देते हैं? तो आपने बोलेंगे सर इसमें हम सिर्फ़ अप टू 12 आइटम्स ही डाल सकते थे। कहाँ पे डाल सकते थे? जो हमारा ऑफ़िस का 2000 का वर्ज़न था, ठीक है? मतलब वर्ड 2002 है, चाहे एक्सेल 2002 है, अगर मैं इसमें कोई आइटम कॉपी करता हूँ, तो मैक्सिमम मैं सिर्फ़ 12 आइटम्स ही कॉपी कर सकता था। ओके, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एग्ज़ाम रेलेवेंट बनती हैं और मतलब काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो उनको क्या करना है आपने नोट करके अपनी कॉपी पे लिख लेना है। बाकी देखो और क्या-क्या चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी जाती हैं। एक तो ये पूछा जाता है कि जैसे मान लो कि आपको क्या करना है, फ़ॉर्मेटिंग कॉपी करनी है, ठीक है? मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने रेड कलर लिखा हुआ है इसके ऊपर और जो मैंने जो टेक्स्ट लिखा है, मैंने टेक्स्ट लिखा है एबीसी। अब ये एबीसी किस कलर में है सर? ब्लैक कलर में है। पर मैं चाहता हूँ कि मुझे जो ये वाली फ़ॉर्मेटिंग है, ये वाली फ़ॉर्मेटिंग मुझे इसके ऊपर लगानी है, एबीसी के ऊपर लगानी है। तो इसके लिए मैं कौन-सा ऑप्शन यूज़ करता हूँ? सर मेरे पास ऑप्शन होता है फ़ॉर्मेट पेंटर का। ओके, तो फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, जो भी किसी टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद मैंने ऑप्शन यूज़ कर लिया फॉर्मेट पेंटर का। तो फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, ये सर क्या करना काम करता है कि जो भी फॉर्मेटिंग होगी किसी टेक्स्ट के ऊपर उसको कॉपी करता है। तो फॉर्मेटिंग क्या है यहाँ पे, ऑफिस के ऊपर कौन-सा कलर है? सर हमारा रेड कलर है। तो फॉर्मेट पेंटर क्या करेगा, इसके रेड कलर को कॉपी कर लेगा, रेड कलर की कॉपी कर लेगा। जैसे उसने रेड कलर को कॉपी किया, चाहे उसने कलर किया है, चाहे मैंने उसको फ़ॉन्ट को मोटा किया है, चाहे मैंने कोई और फ़ॉन्ट भी यूज़ किया है, मतलब कुछ भी मैंने फ़ॉर्मेटिंग लगाई है, वो फॉर्मेट पेंटर क्या करेगा, उसकी फ़ॉर्मेटिंग को कॉपी कर देगा और जैसे मैं फॉर्मेट पेंटर इसके ऊपर अप्लाई करूँगा, तो मेरा एबीसी भी कैसा हो जाएगा सर, ये भी हमारा रेड कलर में हो जाएगा। तो ये मतलब होता है फॉर्मेट पेंटर का। ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है और कौन से ग्रुप के अंदर मिलता है? सर ये हमारा क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है होम हमारे टैब के अंदर। तो ये कुछ डाटा होता है एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसको आपने क्या करना है नोट करके लिख लेना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज़ यूज्ड टू सेव अ सीएसवी फॉर्मेट इन एमएस एक्सेल 365। आपको क्या करना है सीएसवी फॉर्मेट में क्या करना है आपको अपनी एक्सेल की फाइल अगर सेव करनी है, तो सीएसवी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले तो, इसको बोलते हैं हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। इसको आप लिख लेना, इसको बोलते हैं बेटा हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है।
तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ को अगर आपको यूज़ करना है, तो उसके लिए आप कौन-सा यूज़ करोगे ऑप्शन? आप सेव एज़ ऑप्शन का यूज़ करोगे। क्योंकि हमें पता है जब बाय डिफ़ॉल्ट हम अपनी एक्सेल की फ़ाइल सेव करते हैं, तो वो किसमें सेव होती है? सर वो हमारी एक्सटेंशन क्या होती है? डॉट एक्सएलएस एक्सटेंशन हमारी होती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो वो इसमें सेव करता है, पर मैं चाहता हूँ मुझे किसमें सेव करना है? मुझे डॉट सीएसवी में सेव करना है। डॉट सीएसवी स्टैंड फॉर हमारी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। तो मुझे अगर इसमें सेव करना है, तो मेरे पास क्या ऑप्शन होगा? मुझे सर उसको सेव एज़ करके सेव करना पड़ेगा। तो वही यहाँ पे पूछा गया था। तो इसका मतलब है सेकंड हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर बन जाएगा। बाकी इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, सीएसवी की क्या होती है? कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होती है। और अगर सेव एज़ की शॉर्टकट कमांड क्या होती है? मैंने आपको बताई थी। अगर आपको सेव एज़ शॉर्टकट कमांड पूछी जाएगी तो क्या बोलेंगे सर? हमारी F12 होती है सेव एज़ की शॉर्टकट कमांड। बाकी देखो और क्या-क्या एक्सटेंशन होती है कि हमने 2 एक्सटेंशन यहाँ पे देख ली। एक तो हमारी नॉर्मल आती है, दूसरी हमारी सीएसवी फाइल की पूछी जाती है, तीसरी हमारी पूछ ली जाती है कि जो हमारी वर्कशीट होती है या फिर वर्कबुक होती है, वो मैक्रो इनेबल्ड होती है। ठीक है? इसको हम बोल देते हैं मैक्रो इनेबल्ड। मैक्रो इनेबल्ड हमारी क्या बेटा हो जाती है? वर्कबुक। तो इसकी सर हमारे पास एक्सटेंशन क्या होती है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, इसको बोलते हैं डॉट एसएलएक्स और एम स्टैंड फॉर मैक्रो। ये होती है इसकी क्या बोलते हैं हमारी एक्सटेंशन, ठीक है? डॉट एलएस ठीक है, यहाँ पे एस कर लेना, ठीक है? क्योंकि एक्सएलएस होता है ना ये, एक्सएलएस और एम। इसको हम क्या बोलते हैं सर? ये हमारी मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक होती है। तो ये कुछ डाटा होता है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना, इनको क्या करना है आपने नोट करके अपनी कॉपी पे अच्छे ढंग से लिख लेना है। कि बाकी इनकी बेसिक चीज़ें और क्या-क्या होती हैं, सेव एज़ मैंने आपको बता दिया था, कैसे करते हैं, कंट्रोल एस से हम सेव करते हैं, है ना? बाकी क्योंकि यहाँ पे और कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, क्रिएट हम क्या करते हैं बेसिकली हम अगर न्यू के अंदर जाते हैं, न्यू के अंदर बेसिकली कोई फ़ाइल सेलेक्ट करते हैं, फ़ाइल के बाद हम क्या करते हैं उसको क्रिएट करने का काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता है तो इसको इसके आगे नहीं जाएँगे हम। फिर नेक्स्ट है हमारे पास व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रेफर टू अ सिंबल रिप्रेजेंटिंग प्रोग्राम एप्लीकेशंस और शॉर्टकट टू एन आइटम फाइल और प्रोग्राम इन अ कंप्यूटर इन विंडोज़ एक्सपी। तो इसका मतलब क्या हो जाता है बेसिकली हम क्या बात कर रहे हैं किसी सिंबल की बात कर रहे हैं जो क्या करता है किसी प्रोग्राम को बताने का काम करता है या फिर कोई एप्लीकेशन है उसको बताने का काम करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके मोबाइल में व्हाट्सऐप का आइकन कैसा होता है? डब्ल्यू करके होता है ना? या फिर जो उसका सिंबल होता है, कुछ ऐसे करके सिंबल होता है ना उसका व्हाट्सऐप का। तो ये क्या होता है आपको पता है जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी कौन-सी एप्लीकेशन खुल जाएगी सर हमारी व्हाट्सऐप की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। तो वही यहाँ पे लिखा है कि एक ऐसा सिंबल होता है जो आपको बताता है कि वो आपका प्रोग्राम हो सकता है या फिर कोई एप्लीकेशन हो सकती है या तो कोई आपकी आइटम हो सकती है या फिर कोई फाइल हो सकता है या फिर कोई प्रोग्राम हो सकता है। किसमें? आपके विंडो एक्सपी में। चाहे यहाँ पे विंडो एक्सपी लिखा होता, विंडो 10 लिखा होता, विंडो 11 लिखा होता, चाहे एक्स वाई जेड कुछ भी लिखा होता, कोई भी विंडो लिखी होती। तो इसका मतलब है वो किसकी बात कर रहा है बेटा? वो आइकन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका फोर्थ यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। बाकी देखो डेस्कटॉप के बारे में या फिर कंप्यूटर के बारे में जो कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है, उसके क्या-क्या क्वेश्चंस जो होते हैं, जो सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बेटा एक मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो बैकग्राउंड एरिया होता है, क्या होता है बेटा हमारे पास? बैकग्राउंड एरिया। बैकग्राउंड एरिया किसका? हमारे कंप्यूटर स्क्रीन का। तो बैकग्राउंड एरिया को क्या बोल देते हैं सर हम? डेस्कटॉप बोल देते हैं। ठीक है? जिनको नहीं पता होगा ना कहीं मुझे पता है सारे बच्चे बोलेंगे सर ये बेसिक है काफ़ी हमारे काम का नहीं है। तो जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो उनको ये आइडिया पता होना चाहिए कि जो हमारे पास बैकग्राउंड एरिया होता है कंप्यूटर का उसको हम क्या बोल देते हैं? डेस्कटॉप बोल देते हैं। जैसे आप अपना कंप्यूटर देखते हो, ओके? तो इस कंप्यूटर में जो आप यहाँ पे वॉलपेपर वगैरह कुछ लगाते हो ना यहाँ पे, इस एरिया को हम क्या बोल देते हैं? टेक्निकल टर्म में डेस्कटॉप बोल देते हैं। ये आपने याद रखना है। डेस्कटॉप क्या होता है सर? बैकग्राउंड एरिया। बाकी देखो और क्या-क्या चीज़ें होती हैं, जैसे यहाँ पे टास्क बार होता है, नीचे हमारा क्या बन जाता है सर हमारा टास्क बार हमें मिल जाता है। यहाँ पे हमें रिसाइकिल बिन होता है एक छोटा-सा, है ना? रिसाइकिल बिन में क्या होता है कि जो हमने फाइल्स डिलीट की होती हैं, वो हमारी रिसाइकिल बिन में जाती हैं। यहाँ पे भी 2 कंडीशंस होती हैं कि अगर हम उसको परमानेंटली डिलीट करते हैं कि नॉर्मली डिलीट करते हैं। तो परमानेंटली डिलीट करने के लिए सर हम शिफ्ट प्लस डिलीट की का यूज़ करते हैं, जिससे वो फाइल रिसाइकिल बिन में नहीं जाती है और वो क्या हो जाती है, वहाँ से बाहर निकल के परमानेंटली डिलीट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एग्ज़ाम में रेलेवेंट बनती हैं। बाकी देखो और क्या दे रखा है यहाँ पे जैसे पाथ दे रखा है, तो पाथ की क्या-क्या चीज़ें पूछी जाती हैं? पाथ का यही पूछा जाता है कि मतलब कौन-सी ऐसी लोकेशन है जो क्या करती है, कंप्यूटर की डायरेक्टरी बताने का काम करती है ना? तो उसको हम क्या बोल देते हैं, फाइल पाथ बोल देते हैं। ये क्या होता है बेसिकली एक तरीके से एग्ज़ैक्ट लोकेशन ऑफ अ फाइल, है ना? ये क्या करती है, डिफाइन करती है, क्या डिफाइन करती है? एग्ज़ैक्ट लोकेशन ऑफ अ फाइल। कहाँ पे? आपके कंप्यूटर के अंदर। तो उसको हम क्या बोल देते हैं सर, फाइल का पाथ बोल देते हैं। बाकी देखो और क्या-क्या चीज़ें होती हैं, जब भी आप
पाथ की बात करते हैं, तो पाथ आपको कैसे दिखता है? जैसे मान लेते हैं सी के अंदर जैसे आप जाते हो, है ना? उसके बाद आप मान लेते हो डेस्कटॉप के अंदर चले जाते हो, तो जो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, जो आप ये वाला सिंबल यूज़ कर रहे हो डेस्कटॉप के अंदर मान लेते हैं एबीसी फ़ोल्डर है ना? तो जो आप यहाँ पे ये सिंबल देख रहे हो, जो आप ये वाला सिंबल देख रहे हो ना, ये सिंबल क्या होता है? सर ये हमारा एक तरीके से इसको हम बोलते हैं कैरेक्टर सेपरेटेड डायरेक्टरी, मतलब ये क्या करता है डायरेक्टरीज़ को अलग करने का काम करता है, कि सबसे पहले हमारे पास क्या है सर यहाँ पे हमारी डेस्कटॉप की एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर हमारे पास एबीसी नाम की डायरेक्टरी है या फिर फ़ोल्डर है। जैसे आपको समझ आया वैसे आपने इसको समझना है कि मेरे पास डेस्कटॉप का फ़ोल्डर है, उस फ़ोल्डर के अंदर मेरे पास एक एबीसी नाम का फ़ोल्डर है, उस फ़ोल्डर के अंदर मेरे पास कोई एबीसी डॉट टीएक्सटी मतलब टेक्स्ट करके मेरे पास क्या है एक फ़ाइल है। ओके, समझ आ गया? और इसको अलग कौन कर रहा है? इसको अलग कर रहा है ये वाला सिंबल, और इस सिंबल को हम क्या बोल देते हैं? इसको बोलते हैं बैकस्लैश। समझ आ गया बैकस्लैश क्या काम करता है? सर ये सेपरेट करता है डायरेक्टरीज़ को, कि एक डायरेक्टरी 1 ये है, दूसरी डायरेक्टरी नंबर ये है। तो इन दोनों को अलग करने का काम कौन करता है? सर हमारा बैकस्लैश ही हमारा काम करता है। और बैकस्लैश ही हमें क्या देता है? एक सर हमें रास्ता देने का काम करता है कि आप डेस्कटॉप के अंदर जाएँगे, फिर आप एबीसी के अंदर जाएँगे, फिर एबीसी के अंदर आपको abc.txt की जो फ़ाइल है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन होते हैं जो किससे पूछे जाते हैं? आपके पाथ से पूछे जाते हैं। बाकी देखो स्टार्ट बटन का क्या पूछा जाता है? अगर हम एक्सपी की बात कर लें, विंडो एक्सपी की, तो ये पूछा जाता है कि आपका स्टार्ट बटन कहाँ मिलता है? जब आप एक्सपी ओपन करते हो ना, तो आपको यहाँ जैसे मिलता है, यहाँ पे होता है आपका स्टार्ट का सिंबल। तो ये देखो आपको कहाँ पे मिल रहा है? सर एक तो हमें लेफ्ट में मिल रहा है और कहाँ पे मिल रहा है? ये बॉटम। तो लेफ्ट बॉटम पे आपको क्या मिल जाता है? आपका स्टार्ट बटन मिल जाता है। तो स्टार्ट बटन के लिए हम कौन-सी सर एक तरीके से कीबोर्ड से अगर मुझे स्टार्ट मेनू ओपन करना है, तो मैं कौन-सी शॉर्टकट कमांड का यूज़ करूँगा? अगर आपको क्या करना है स्टार्ट मेनू ओपन करना है, तो इसके लिए आप कौन-सी शॉर्टकट कमांड का यूज़ करते हो? सर हम विंडो की का इस्तेमाल करते हैं, विंडोज़ की का हम इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? सर हम स्टार्ट मेनू के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो उनको क्या करना है आपने नोट करके लिख लेना है। जिनको नहीं लिखा है ना वो नोट कर लें, बाकी तो सभी का रिवीजन होता रहता है साथ में। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे मैच करने के लिए, ठीक है? यहाँ पे एक्सेल दे रखा है, फिर यहाँ पे उसकी आउटपुट दे रखी है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या करना है इसको फिर से सॉल्व करना है, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट का दे रखा है इक्वल टू 1 प्लस 4 स्टार विद 2 कैरेट का सिंबल दे रखा है और डिवाइड यहाँ पे क्या दे रखा है 2 दे रखा है। तो इसका राइट आंसर इसको आपको क्या करना है जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपने बोर्डामास लगाना है यहाँ पे। ठीक है? तो जैसे आप बोर्डामास लगाओगे तो इसका राइट आंसर कितना बन जाएगा आपका? ये इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हम कर लेते हैं 2 की पावर क्योंकि देखो ना बोर्ड मास में होता है कि सबसे पहले ये वाला सॉल्व होगा, पता है ना आपको? कि जो भी पावर में होता है सबसे पहले वो सॉल्व होता है। तो 2 की पावर 3 कितना आएगा हमारे पास 8 आ जाएगा, है ना? फिर 8 को हम क्या करेंगे क्योंकि 8 के बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो 8 मल्टीप्लाई हम 4 करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है? डिवाइड किससे करेंगे बेसिकली हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 8 4 का 32, 32 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा हमारे पास? कितना आ जाएगा हमारे पास 16 आ जाएगा। जैसे 16 आ गया तो लास्ट में हमारे पास कितना है +1 है। तो 16 + 1 कितना हो जाता है बेटा आपके पास यहाँ पे 17 बन जाता है। तो इसका मतलब है हमारे पास फर्स्ट का क्या निकल आएगा सोल्व करके हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे निकल आएगा। ठीक है? समझ आ गया ना कैसे हमने सोल्व किया? क्योंकि जब हम क्या करते हैं बोर्डमास रूल पढ़ते हैं ना आपको पता है मैथ्स में हम क्या करते हैं बेटा हम बोर्ड मास का रूल पढ़ते हैं, ठीक है? ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ओके? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेसिकली जो हमारे पास एक तरीके से कैरेट का सिंबल होता है या फिर पावर ऑफ का सिंबल होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं पावर ऑफ। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ऑफ का होता है, उसको हमें सॉल्व करना होता है। तो ऑफ में हमारे पास क्या था यहाँ पे 2 की पावर 3 कि 2 की पावर 3 की आपको क्या करना है 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो वो 8 आता है। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना? डी के बाद क्योंकि या तो डिवाइड कर लो या तो मल्टीप्लाई कर लो। जैसे ही आपको करना है दोनों का आंसर एक ही आएगा। तो इसको जैसे आप सॉल्व करोगे तो आपके पास राइट आंसर कितना निकलेगा यहाँ पे 70 निकलेगा। ठीक है? कुछ नहीं है बेसिक मैथ है हमारा जो नो मैक्सिमम बच्चे कर लेते हैं। तो उसका क्या बन जाएगा फर्स्ट का हमारा सेकंड बन जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। सेकंड दे रखा है आपका बी का तो ये तो सिंपल है आपको ये क्या करेंगे बेसिकली आप इसको प्लस करोगे, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप 10 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 11101 तो यहाँ पे आपका सेकंड का थर्ड बन जाएगा, ईज़ी ऑप्शन है, ज़्यादा टफ नहीं है। ये बेसिक प्लस है ये तो, है ना? ये तो बच्चे भी कर लेते हैं। बाकी देखो यहाँ पे दे रखा है लोअर, तो लोअर एबीसी क्या करता है? तो लोअर एबीसी काम क्या करता है बेसिकली कोई बस इन्होंने वो दे रखा है। लोअर फंक्शन क्या काम करता है किसी भी चीज़ को ना छोटा करने का काम करता है। जैसे मान लेते हैं मैंने लोअर के अंदर डाल दिया, सपोज़ कर लेते हैं मैंने नाम डाल दिया, ठीक है? अजय करके नाम डाल दिया सपोज़ कर लो। ओके, ये मैंने नाम डाल दिया। अब जब मेरा लोअर फ़ंक्शन है, वो क्या काम करेगा? वो काम करेगा सारे अल्फ़ाबेट को छोटा कर देगा। तो जहाँ पे अजय का ए कैपिटल था, तो इसको क्या कर देगा, इसको भी ये छोटा कर देगा।
तो ये काम होता है लोअर फंक्शन का। पर यहाँ पे तो ऑटोमैटिकली सारी चीज़ें पहले से छोटी हैं, तो इसका मतलब है 4th यहाँ पे इसका बन जाएगा। ओके, बाकी देखो यहाँ पे दे रखा है लेन लेफ्ट के अंदर क्या दे रखा है, यहाँ पे ये फ़ॉर्मूला लगाया। अब देखो ये इसमें क्या किए हैं, 2 फ़ॉर्मूले यूज़ किए हैं। यहाँ पे क्या है यूज़ किए हैं बेटा, 2 फ़ॉर्मूले यहाँ पे यूज़ किए हैं और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एक तरीके से। तो यहाँ पे 4th दे रखा है, बाकी तो ईज़ी है। और जो यहाँ पे जो 4th दे रखा है वो यहाँ पे अच्छा है। तो देखो ये क्या काम करता है बेसिकली, ये एक्सट्रैक्ट करेगा आपकी, क्या एक्सट्रैक्ट करेगा? बेटा आपके जो 5 कैरेक्टर्स होते हैं ना लेफ्ट साइड से, उसको एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है? कैसे एक्सट्रैक्ट करेगा? सबसे पहले आप कहाँ जाओगे आप बेटा, आप 5th पोज़ीशन पे जाओगे। ठीक है? जैसे आप 5th पोज़ीशन पे जाओगे, लेफ्ट कितना जाओगे बेटा, 5th पे जाओगे, तो 5th पे क्या आ जाएगा आपका? आपका आ जाएगा SIES करके यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि और आपके कितने टोटल स्ट्रिंग बचते हैं यहाँ पे? आपके यहाँ पे 5 यहाँ पे स्ट्रिंग बचते हैं। ठीक है? तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बेटा आपका कितना बन जाएगा? यहाँ पे आपका 5 यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है? तो इसका मतलब है आपका कितना बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे डी का आपका क्या बन जाएगा, फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है? समझ आ गया ना कि क्या काम करता है लेफ्ट फंक्शन आपका, है ना? बाकी किसी को इसमें कोई और डाउट रहता हो या फिर कुछ और रहता हो जिसको नहीं समझ आया है, तो वो मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ भी सकते हैं कि सर क्या मतलब है इसका? बेसिकली ना जो आपका यहाँ पे देखो ना, जो आपका लेन के अंदर इधर रखा है ना, लेंथ किसकी काउंट करनी है? लेफ्ट साइड से आपको जो आपके 5वाँ कैरेक्टर है वहाँ से आपको ये करनी है, इसकी लेंथ काउंट करनी है। तो 5 कैरेक्टर की जैसे आप लेंथ काउंट करोगे, तो कितना आएगा वहाँ पे आपको? लेफ्ट साइड से जो 5th नंबर है, तो ऑब्वियसली कितना आएगा आपके पास, 5 यहाँ पे आएगा। तो इसका मतलब है लेन की वैल्यू कितनी आएगी लास्ट में हमारी, सर 5 आएगी। समझ आ गया यहाँ पे? तो ऐसे करके जो चीज़ें होती हैं एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो इनको क्या करना है, आपने नोट करके लिख लेना है। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ मैच हो जाएगी, हम बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट का हमारे पास क्या था, सेकंड था, सेकंड का हमारे पास थर्ड था, थर्ड का हमारा फोर्थ था और डी का हमारा 1 था। ठीक है? तो फर्स्ट का सेकंड, तो फर्स्ट ये दोनों ऑप्शन तो हमारे ऐसे डिस्कार्ड हो गए, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का हमारा थर्ड, तो यहाँ पे देखो हमारा फोर्थ क्या बन जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है? ऐसे करके क्या करना होता है आपको, जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको पहचानना होता है और उनको क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम हेल्प्स टू मैनेज द फाइल एंड फोल्डर इन एमएस वर्ड, या फिर सॉरी विंडोज एक्सपी, कि हमारे पास विंडोज एक्सपी में अगर आपको फाइल और फोल्डर को मैनेज करना है, तो इसके लिए आप किसका सहारा लेते हो? तो बेसिकली फाइल एंड फोल्डर कहाँ मैनेज होते हैं सर, हमारे फाइल एक्सप्लोरर के अंदर होते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास फर्स्ट ही क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। ओके, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं और तो यहाँ पे देखो बाकी सारे क्या बन जाएंगे, गलत बन जाएंगे। क्योंकि फाइल एंड फ़ोल्डर हमें मिलते ही कहाँ हैं? सर हमारे फाइल एक्सप्लोरर के अंदर मिलते हैं। और सर इसकी शॉर्टकट कमांड क्या बताई थी आपने? मैंने बताई थी बेटा विंडोज़ प्लस हमारे पास क्या होता है ई। किसके लिए होता है बेटा आपके पास ये? अगर आपको फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करना है, इसके लिए आपको विंडोज़ प्लस ई का यूज़ करना पड़ता है। तो इसका मतलब है सर हमारे पास कौन-सी बन जाएगा यहाँ पे, थर्ड हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ओके, ईज़ी होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता है, बस आपको ये चीज़ें समझनी होती हैं। बाकी देखो ये चीज़ मैंने बताई थी कि हाईएस्ट डायरेक्टरी, अगर हम बात कर रहे हैं फाइल एंड फ़ोल्डर की, तो मैंने आपको एक टर्म बताई थी कि बेटा आपके पास क्या होती है, हाईएस्ट डायरेक्टरी की बार एग्ज़ाम पूछी जाती है कि हाईएस्ट डायरेक्टरी कहाँ पे आपकी किसी भी फाइल सिस्टम में, तो वो कौन-सी होती है बेटा, आपकी रूट डायरेक्टरी होती है। ठीक है? रूट डायरेक्टरी वो होती है। और विंडोज़ में बाय डिफ़ॉल्ट सबसे ज़्यादा कौन-सी आती है रूट डायरेक्टरी? तो सर वो हमारी सी ड्राइव आती है। ये एग्ज़ाम में पता नहीं कितनी बार पूछा गया है कि विंडोज़ की रूट डायरेक्टरी क्या आती है? तो मैक्सिमम केस में ना बाय डिफ़ॉल्ट जब आप कंप्यूटर खरीदते हो तो आप देखते हो कि आपकी विंडो कहाँ इंस्टॉल होती है? सर हमारी सी ड्राइव के अंदर वो इंस्टॉल होती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो इनको क्या करना है आपने नोट करके लिख लेना है। बाकी हाँ, ठीक है, बाकी देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि हम विंडोज़ की बात कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, आजकल काफ़ी पूछा जा रहा है कि जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र है विंडो 10 में, वो कौन है? ठीक है? विंडो 10 में ना बाय डिफ़ॉल्ट क्या है? वेब ब्राउज़र, ठीक है? एक हमारे पास क्या होता है? वेब ब्राउज़र होता है किसमें? हमारे पास विंडो 10 में। विंडो 10 में कौन-सा होता है? तो सर वो हमारा एज आता है। माइक्रोसॉफ्ट एज बोलते हैं उसको। माइक्रोसॉफ्ट का एज आता है। ठीक है? ये आपने हमें बताया था। इससे पहले सर हमारे आपने हमें इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में बताया था। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर को मैंने आपका एक क्वेश्चन पूछा था कि बताओ कि जो इंटरनेट एक्सप्लोरर था उसका लास्ट वर्ज़न कौन था? तो वो था बेटा हमारे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर वर्ज़न 11। ये आपने याद रखना है कि इसका सर 11th वर्ज़न था जो लास्ट आया था। उसके बाद हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एज ही चल रहा है करंटली। इसके बाद एज क्या हो गया था यहाँ पे, मतलब एक्सप्लोरर क्या हो गया था यहाँ पे, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक तरीके से बंद हो गया था, टोटली बंद हो गया था वो यहाँ पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट होती हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। बाकी हेल्प के लिए हम F1 की का यूज़ करते हैं। बाकी धीरे-धीरे क्या करते हैं, जो भी कीज़ होती हैं, फिर कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं, वो आपको बोलते रहता हूँ बार-बार ताकि आपके मन में वो सारी चीज़ें बैठ जाएँ
कि सर अच्छा आपने ये बताया था, इसका मतलब ये होता है, ओके, ठीक है। अगर आपने F1 बताया था, F1 मतलब हेल्प के लिए यूज़ करते हैं, F2 हम किसी फाइल या फ़ोल्डर को रीनेम करने के लिए हम यूज़ करते हैं, F12 हम सेव एज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो जितनी बार आप इस चीज़ को सुनते हो ना, वो आपके माइंड में वैसे ही बैठ जाती है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई द गिवन स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे वो बताना है आपको सही स्टेटमेंट कौन-सी है और गलत कौन-सी है। फर्स्ट दे रखा है, इन MS Excel 365 फंक्शन will return the number of cell in a selected range that contain text or values but not blank cell, count none blank। ओके, तो इसका मतलब फर्स्ट यहाँ पे देखो ना, ये काम नहीं करता क्योंकि जो आपका एक्सेल का फंक्शन होता है ना, काउंट मतलब नॉन ब्लैक सेल, ठीक है, इसको बोलते हैं नॉन, नन नहीं होता, बेसिकली क्या होता है, नॉन ब्लैंक सेल। तो ये क्या करता है, बेसिकली काउंट करता है जो कोई चीज़ टेक्स्ट है, चाहे कोई चीज़ हमारे पास और कोई वैल्यू है, उसको क्या करता है, काउंट करने का काम करता है। मतलब वो देखता है कि अगर किसी भी सेल के अंदर कोई भी वैल्यू पड़ी है, जैसे मान लो तो ए पड़ा है, बी पड़ा है, 1 2 3 करके पड़ा है ना? मतलब किसी भी सेल में कोई वैल्यू पड़ी है, उसको काउंट कर देता है। तो काउंट नॉन ब्लैक क्या करता है, ये काम करता है, ठीक है? सेल कंटेनिंग आइदर टेक्स्ट और वैल्यूज़। तो ये काम करता है हमारे पास कौन-सा, काउंट नॉन ब्लैक, ठीक है? इसको हम बोलते हैं काउंट नॉन ब्लैंक। ठीक है, तो वो हिट हो जाएगी क्योंकि ये काम नहीं करता है। फिर सेकंड दे रखा है, इन MS Excel 365 फंक्शन चूज़ कम्स अंडर लुकअप एंड रेफरेंस। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या बन जाएगी, करेक्ट बन जाएगी। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, एक बार समझाया था कि जो हमारे पास चूज़ होता है, वो आपका कहाँ आता है, बेसिकली जो आपका लुकअप होता है ना, उसके अंडर आता है कि आपको क्या चीज़ चूज़ करनी है, और बेसिकली ये क्या प्रोवाइड करता है सर, ये हमें एक तरीके से रेफरेंसिंग के अंडर ये बेसिकली आता है। तो ये चूज़ उसके अंडर आता है, तो उसका मतलब है सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या बन जाएगी, यहाँ पे करेक्ट बन जाएगी। फिर थर्ड यहाँ पे दे रखा है, इन MS Excel 365 अ बार चार्ट इलस्ट्रेट द कंपैरिजन अमंग इंडिविजुअल आइटम। तो बार चार्ट में मैं आपको ये बताया था कि बार चार्ट काम ही क्या करता है। जैसे बार चार्ट का मतलब क्या है, जैसे आपको मान लेते हैं कोई 2 आइटम्स कंपेयर करनी है ना? कि कौन-सी आइटम कितनी है, कितनी बिकी है, कौन-सी आइटम कितनी नहीं बिकी है। तो इसके लिए आप किसका यूज़ करते हो? आप सिर्फ बार चार्ट का यूज़ करते हो। इसका मतलब यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी क्या बन जाएगी, करेक्ट बन जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए, हमारे पास क्या राइट आंसर बन जाएगा कि सर हमारे पास फर्स्ट फॉल्स है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो ये तीनों तो वैसे ही डिस्कार्ड हो जाएँगी। तो इसका मतलब है फर्स्ट फॉल्स और 2 हमारे पास क्या है, हमारे पास ट्रू है। तो इसका मतलब फर्स्ट हमारा राइट आंसर बन जाएगा। बाकी देखो, इससे मिलते-जुलते और क्या-क्या अगर हम बात कर लेते हैं इसी की, तो और क्या-क्या सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी से मिलते-जुलते, है ना? क्योंकि काउंट काउंट आई है तो चलो आपको आपने हमें पहले ही बताया था। इसके अलावा और क्या एक्स्ट्रा पॉइंट जो हमें आपको नोट करवाने हैं। तो एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आपको क्या करना है, एक तरीके से ट्रेंड को देखना है ओवर द टाइम, तो उसके लिए आप कौन-सा एक तरीके से चार्ट का यूज़ करोगे? तो वो आपका लाइन चार्ट होता है। इसको आप ऐसे नोट कर लेना कि सर हमारे पास क्या होता है कि फिल इन द ब्लैंक, या फिर ऐसे ले लो सिंपल, लाइन चार्ट इज़ द बेस्ट चार्ट, बेस्ट चार्ट फॉर शोइंग, इससे आप क्या करते हैं बेटा, हम शो करते हैं शोइंग ट्रेंड्स, ट्रेंड्स ओवर टाइम, ओवर टाइम। इसके लिए कौन सा बेस्ट होता है सर, हमारा लाइन चार्ट इसके लिए बेस्ट होता है। बाकी देखो, अगर मैं बात करूं काउंट के बारे में, क्या बोला था मैंने कि ऐसा कौन सा फंक्शन होता है जो काउंट करता है सेल कंटेनिंग न्यूमेरिक वैल्यू, है ना? अगर मैं बात कर लूँ काउंट का, जैसे मैंने आपको चलो होमवर्क दिया, पर आप इसको फिर भी देखेंगे। अब मैं जहाँ पे लिखवा रहा हूँ आप फिर भी इसको देखोगे, आपका होमवर्क है ये। काउंट फंक्शन क्या करता है, ये काम करता है सर, ये काउंट करता है सिर्फ, मतलब देखता है, किस चीज़ को देखता है, काउंट्स द न्यूमेरिक वैल्यू होने की, जो नंबर की वैल्यूज़ होते हैं उनको देखता है, न्यूमेरिक वैल्यू ओनली, ठीक है? जो भी हमारे पास सेल होते हैं, अगर उसमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगी, तभी वो उसको काउंट करेगा, अदरवाइज़ उसको काउंट नहीं करेगा। ये आपने याद रखना है। ये कौन काम करता है सर, हमारा काउंट फंक्शन ही हमारा काम करता है। बाकी देखो, इसके अलावा ये पूछा जाता है कि अगर आपको लार्जेस्ट क्या करना है, कोई वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए आप कौन-सा फंक्शन यूज़ करते हो? तो उसमें ऑप्शन दिए जाते हैं लार्ज, है ना? ठीक है, 2-3 ऑप्शन और दिए जाते हैं, लार्ज दिया जाता है, मैक्स दिया जाता है, तो बच्चे लार्ज टिक कर देते हैं। फिर उसका राइट आंसर क्या बन जाता है, मैक्स बन जाता है। तो आपने याद रखना है कि सर हमारे पास मैक्स फंक्शन होता है, ये क्या करता है सर, हमें रिटर्न करता है, किस चीज़ को बेटा रिटर्न करता है? आपको लार्जेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू किसमें देगा, बेसिकली इन अ रेंज, है ना? अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि आपके पास क्या है, रेंज है, इसके अंदर 10 पड़ा है, इसके अंदर 20 पड़ा है और इसके अंदर 30 पड़ा है। रेंज क्या है आपके पास, A1, A2 और A3। तो मैं क्या बोलूँगा आपको, मैंने बोल बोल दिया कि मैक्स फंक्शन के अंदर मैंने डाल दिया A1 से लेकर आपका A3।
तो आपको आउटपुट में कितना मिलेगा? सर हमें आउटपुट में कितना मिलेगा? सबसे बड़ा कौन-सा है सर? 30, इसका मतलब हमें आउटपुट में कितना मिलेगा? 30 मिलेगा। और मैंने रेंज कौन-सी दे दी? सर आपने सर रेंज ये वाली दे दी, A1 से लेकर A3। इसके बीच आप मुझे ढूँढ के बताओ कि सबसे बड़ा नंबर कौन-सा है? तो बड़ा नंबर कौन-सा है? 30 है। तो ये हमें क्या कर देता है? रिटर्न करके दे देता है। बाकी देखो और क्या एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है? तो देखो एक पूछा जाता है किसका? आपका पाई चार्ट का। और पाई चार्ट का तो ऐसा क्वेश्चन है पता नहीं कितनी बार एग्ज़ाम ने कन्फ्यूज़ करने के लिए बच्चों को पूछा है। तो पाई चार्ट का यही क्वेश्चन आपने याद रखना है कि ऐसा कौन-सा चार्ट होता है जो एक तरीके से ना कैसे समझ लो कि अगर आपको कोई एक छोटा टुकड़ा दिखाना है पूरे चीज़ का, समरी दिखानी है एक तरीके से, है ना? तो वैसे लिख देता हूँ आपको। तो सर हमारे पास क्या होता है पाई चार्ट होता है। ये क्या काम करता है बेटा आपको एक तरीके से पोर्शन बोल लो या फिर समरी बोल लो। ठीक है? समरी लिख लेना प्लस आप इसको ऐसे लिखना या तो समरी लिख लेना या तो आप इसको लिख लेना कि सर इट इज़ अ टाइप ऑफ चार्ट। इट इज़ अ देखिए दोनों तरीके से आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। इट इज़ अ टाइप ऑफ चार्ट यूज्ड टू शो यूज्ड टू शो proportions ऑफ होल कि मतलब आपको क्या करना है पूरा जो डाटा है उसका अगर आपको थोड़ा सा हिस्सा बताना है मेन हिस्सा बताना है एक तरीके से समराइज्ड डाटा देना है तो उसके लिए आप कौन सा चार्ट यूज़ करते हो आप पाई चार्ट का यूज़ करते हो है ना तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एग्जाम रेलिवेंट बनती हैं बाकी देखो काउंट आता है ना? चलो मैं वहाँ पे लिखवा देता हूँ पर आपका होमवर्क है ये सारा। ठीक है? मैंने जैसे काउंट बता दिया, काउंटर मैं आपको बता देता हूँ पर आपका ये होमवर्क है, आप इसको खुद देखेंगे, खुद मुझे कमेंट करेंगे कि सर ये मतलब होता है इसका, है ना? बाकी जिसको नहीं समझ आएगा उसको एग्ज़ाम्पल से भी समझा देंगे, ऐसा कोई कंसर्न नहीं है ना? जैसे कौन-सा बताया था सर आपने? काउंटा बताया था। काउंटा क्या करता है? काउंटा का यही पूछा जाता है कि आप बताओ कि काउंटा की फुल फॉर्म क्या होती है? पहले तो फुल फॉर्म आ जाती है इसकी काउंट, ये भी लिख लेना आप क्योंकि कइयों को नहीं पता है तो उसको बोलते हैं काउंट ऑल। काउंट स्टैंड फॉर काउंट ऑल। बाकी सर काउंट का काम क्या करता है? बेसिकली आपको क्या करता है ये नॉन एम्प्टी सेल को क्या करता है एक तरीके से काउंट करने का काम करता है। इसको हम बोलते हैं कि सर ये नॉन एम्प्टी सेल्स को क्या करता है काउंट करता है। इसको तो बोलते हैं काउंटा, है ना? ये मान लेता है कि अ, जो मैंने वैल्यूज़ दे रखी हैं अगर उसमें से कोई खाली वैल्यू है तो उसको काउंट नहीं करेगा। बाकी कोई भी सेल है किसी के अंदर कोई भी डाटा पड़ा है उसको वो क्या कर देगा काउंट करके मुझे बता देगा। ये मतलब होता है हमारा काउंटा का। बाकी इसके अलावा और क्या पूछा जाता है इससे मिलता-जुलता? एक पूछा जाता है सर हमारे पास काउंट ब्लैंक, है ना? क्या होता है एक हमारे पास काउंट ब्लैंक काफ़ी बार पूछा जाता है। COUNT ब्लैंक, है ना? तो काउंट ब्लैंक जैसे यहाँ पे दे रखा है काउंट नॉन ब्लैंक तो वैसे आता है मेरे पास काउंट ब्लैंक। तो काउंट ब्लैंक क्या काम करता है बेटा? एक ऐसा फंक्शन होता है जो काउंट करता है नंबर ऑफ कंप्लीटली एम्प्टी सेल। समझ आ गया कि जो खाली है एक तरीके से। क्योंकि नॉन ब्लैंक क्या करता है? वो देखता है कि जो खाली नहीं है मैं उनको काउंट करूँगा। पर काउंट ब्लैंक क्या करता है? सिर्फ़ जो चीज़ें खाली होती हैं, ठीक है? खाली जो आपके पास क्या होती हैं? सर खाली सेल्स होती हैं, उनको ये क्या करता है सर ये हमें काउंट करके बताता है। सर इसका एग्ज़ाम्पल क्या थोड़ा एग्ज़ाम्पल बता देंगे बेटा एक्चुअल में होता क्या है ना? चलो मैं आपको दोनों का एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ, काउंट क्या करता है, काउंट नन क्या करता है। जैसे मान लेते हैं आपके पास ये आ गया कोई एक्सेल की शी वो आ गया, ठीक है? रेंज आ गई कोई। इसके अंदर डाटा पड़ा है, ए पड़ा है, बी पड़ा है, 10 पड़ा है, ठीक है? अब यहाँ पे इन दोनों के अंदर कुछ नहीं है, मान लेते हैं कि इसके अंदर कुछ नहीं है, यहाँ पे 20 पड़ा है और ये हमारे पास 2 चीज़ें खाली हैं। कौन-कौन सा आ गया सर? ये हमारे पास A1 आ गया, A2 आ गया, A3 आ गया, A4 आ गया, A5 आ गया, A6 आ गया। अब देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन-सा फ़ंक्शन आपका काउंट, ठीक है? काउंट ब्लैंक, ठीक है? तो काउंट ब्लैंक क्या दिखेगा? काउंट ब्लैंक के अंदर मैंने डाल दिया, आपको A1 से लेकर A6 के अंदर मुझे बताना है कितनी वैल्यूज़ हैं जो ब्लैंक हैं, काउंट ब्लैंक हैं। तो ये बताएगा अच्छा सर कौन-सी वैल्यू खाली है? एक तो A5 खाली है मेरा, इसके अलावा मेरा A6 खाली है। तो मुझे आउटपुट में कितना मिलेगा? मुझे आउटपुट में मिल जाएगा 2। कि सर आपने जो हमें काम दिया था कि खाली सेल मुझे बताने हैं कितने हैं, तो सर वो मेरे पास सिर्फ़ कितने हैं 2 हैं। कौन-कौन से मिले? इस पूरी रेंज के अंदर मेरे पास कितने खाली सेल हैं? सिर्फ़ हमारे पास 2 खाली सेल हैं। और वैसे ही अगर इसका उल्टा पूछ लूँ मैं, काउंट नॉन ब्लैंक, है ना? अगर इसका मैं जस्ट उल्टा कर दूँ, इसका नाम चेंज कर दूँ, क्या कर दूँ सर? काउंट नॉन ब्लैंक, काउंट नॉन ब्लैंक। कि जो खाली नहीं है आप मुझे उनको काउंट करके दोगे। तो सर खाली कौन-सा नहीं है? अगर मैं इसको थोड़ा इरेज़ करके बताऊँ आपको, इसको मैं फिर से इरेज़ कर दूँ यहाँ पे मान लेते हैं मैंने इसको इरेज़ कर दिया, ठीक है? और यही चीज़ अब आपसे मैंने दोबारा पूछ ली, ठीक है बेटा आप बताओ मुझे कि कितने जो सेल्स हैं वो खाली नहीं हैं? तो आप बोलोगे सर अभी तो आप वैसे पूछ रहे हो, क्या खाली नहीं है? एक तो ये भी भरा हुआ है, ये भी भरा हुआ है, ये भी भरा हुआ है और ये भी भरा हुआ है।
इसका मतलब है कि जो चीज़ खाली नहीं है वो कितनी है हमारे पास 4 है। तो यहाँ पे मुझे क्या देगा? काउंट नॉन ब्लैंक कितना देगा मुझे आंसर यहाँ पे? सर यहाँ पे हमें 4 रिटर्न करके देगा। समझ आ गया क्या काम करता है? काउंट ब्लैंक क्या काम करता है? काउंट नॉन ब्लैंक क्या करता है? नॉन ब्लैंक का मतलब क्या है कि अगर कोई खाली नहीं है ऑब्वियसली वो भरा होगा। समझ आ रहा है ना? कि कोई चीज़ अगर खाली नहीं है तो ऑब्वियसली वो क्या होगा? उसमें कोई ना कोई डाटा होगा। तो ये होता है हमारे पास कौन-सा? काउंट नॉन ब्लैंक। बाकी देखो जो मैंने आपको होमवर्क दिया आप काउंट पढ़ के आएँगे, काउंटा पढ़ के आएँगे, मुझे नीचे कमेंट करेंगे, वो आपका होमवर्क है। आपको इससे कोई लेना-देना नहीं है जो मैंने अभी आपको बताया, आपको अपना होमवर्क करना है। जो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट लगते हैं, वो आप मुझे क्या करेंगे नीचे कमेंट करके बताएँगे। बाकी देखो एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में मैं डाला हुआ था हमारी टीम में, उसमें बच्चों ने क्या किया था, उस चीज़ को गलत किया था। ये जो अभी पेपर लिया था ना टेस्ट सीरीज़ का एक क्वेश्चन था, उसमें बच्चों ने काफ़ी एक क्वेश्चन गलत किया हुआ था कि आपको क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन पूछा था बेसिक सिंपल क्वेश्चन था कि ऐसा कौन-सा फंक्शन होता है जहाँ पे क्या करते हैं, सर्च करते हैं वैल्यू सर्च वैल्यू इन फर्स्ट कॉलम। तो ये काफ़ी बच्चों ने क्या किया था, गलत किया था, कॉलम ऑफ टेबल एरे ये काफ़ी बच्चों ने गलत किया था। इसके लिए सभी ने क्या फंक्शन लगाया था, सभी ने मैक्सिमम ने मैच के ऊपर टिक किया था। पर इसका राइट आंसर क्या था बेटा, यहाँ पे इसका राइट आंसर था वी लुकअप। वी लुकअप वी लुकअप फंक्शन क्या करता है बेसिकली, आपको मैं बस सिंपल एक आइडिया दे देता हूँ कि जब भी आपसे एग्जाम पूछा जाएगा ना कि आपको कोई डाटा ढूंढना है, कहाँ ढूंढना है, आपको एक कॉलम के अंदर ढूंढना है। ठीक है, मान लेते हैं ए आपका कॉलम है, अगर आपको इसके अंदर कोई डाटा ढूंढना है, कॉलम के अंदर कोई डाटा ढूंढना है, इसके लिए आप कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? सर इसके लिए हम वी लुकअप का यूज करते हैं। समझ आ गया एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या पूछा जाएगा, अगर आपको कोई डाटा रो में ढूंढना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना कॉलम, तो यहीं पे मैं अगर आपको बोलता हूँ आपको डाटा रो में ढूंढना है, तो रो के लिए आप किसका यूज करेंगे? सर हम एच लुकअप का यूज करेंगे। ये आपने याद रखना है। जब आपको डाटा ढूंढना है ऐसे कॉलम बाय डाटा ढूंढना, मतलब आपको ए कॉलम के अंदर डाटा ढूंढना है, तब आप क्या करोगे? बेसिकली आप वी लुकअप का यूज करोगे। पर वही अगर आपको क्या करना है, किसी रो में ढूंढना है, मान लेते हैं आपको इतनी बड़ी रो दे रखी है मैंने, आपको क्या करना है, आपको मैंने बोल दिया यहाँ पे 1, ठीक है, यहाँ पे ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया, एफ आ गया, और यहाँ पे रो मेरी कितनी है 1। मैं बोलूँ अगर आपको 1 के अंदर कोई डाटा ढूंढना है, इस रो के अंदर कोई डाटा ढूंढना है, ओके, उसको सर्च करना है, तो आप किस फंक्शन का यूज़ करेंगे? सर हम उसके लिए एच लुकअप का यूज़ करेंगे। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लुकअप, और वी को हम क्या बोल देते हैं? वर्टिकल लुकअप। तो वर्टिकल लुकअप कहाँ चलता है? सर हमारा कॉलम में चलता है, मतलब ऊपर से नीचे चलता है, और जो हमारे पास वी लुकअप होता है वो क्या होता है हमारे पास, सॉरी एच लुकअप होता है वो हमारा क्या चलता है? लेफ्ट टू राइट हमारा चलता है, या फिर राइट टू लेफ्ट, जैसा आपको ठीक लगे तो वैसे वो चलता है। तो ये बच्चों ने गलत किया था, तो ये आपने क्या करना है, समझना है इस चीज़ को। ओके, तो बाकी जैसे वी लुकअप या फिर एच लुकअप आगे आएगा जैसे क्वेश्चंस में, तो मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे ये वर्क करता है, क्या कंडीशंस रहती हैं। ओके, चलो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना रखते हैं। बाकी इसके अलावा कुछ और डाउट है, कुछ आपके मन में क्वेरी होती है जो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ लिया करो। ठीक है स्टूडेंट्स।